তো আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে মৌলিক অধিকার, ইংলিশে বলা হয় ফান্डाমেंटल राइट्स, যেটা पार्ट 3 এর অন্তর্গত। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स को लेके, जिसका जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 में आता है। यू कैन सी ओवर हियर इट इज मेंशन अंडर पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Part 3 of Indian Constitution, Fundamental Rights, and Article from 12 to 35. Very important. Fundamental Rights जो है Constitution का सबसे important part इसको माना जाता है, इसके Fundamental Rights को बोला जाता है Magna Carta, Magna Carta of Indian Constitution. Very important. याद रखना है। तो Fundamental Rights को लेकर डिस्कशन कहाँ पर है? Part 3 में है, आर्टिकल फ्रॉम 12 टू 35, और इसको क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा। ये जो फंडामेंटल राइट्स है, इसका जो कांसेप्ट है कहां से दिया गया है? इट हैज बीन टेकन फ्रॉम यूएसए से ये वाला दिया गया है। ओके, तो ये आप लोगों को याद है। तो आइए इसको लेकर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जो है, दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड फंडामेंटल, बिकॉज़ इट इज द बेसिक फंडामेंटल बेसिक ह्यूमन राइट्स दैट हैज बीन एनरिच्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो बेसिक राइट होना चाहिए उसका मेंशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, और दीस आर गारंटेड टू ऑल सिटीजन। ओके, मतलब विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, देखो लिखा हुआ है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इट इज गारंटेड टू ऑल सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, जेंडर एक्सेट्रा। ओके, सिग्निफिकेंटली फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो अगर इसको कभी भी छीन लिया जाता है, सो वी कैन मूव टू द कोर्ट। Which court? That is only High Court and Supreme Court. High Court and Supreme Court. इसको आप लोगों को याद रखना है। So fundamental rights जैसे होता है ना, सबसे जो कीमती चीज है उसको आप लोग क्या करते हैं? उसको हम लोग प्रिजर्व करते हैं, उसको हम लोग हमेशा कंजर्व करते हैं, ताकि कभी भी वो हमसे छीन लिया नहीं जाए। तो वही बात है, फंडामेंटल राइट्स इतना महत्वपूर्ण है, इतना प्रेशियस है कि इसको हमेशा क्या किया गया है? इसको सिक्योर किया गया है। कैसे? अगर कभी भी ये वाला फंडामेंटल राइट्स का जो कंटेंट है अगर कभी भी हमसे छीन लिया जाता है, तो वी कैन मूव टू द कोर्ट, दैट इज टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो लिखा गया है फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। ओके, नेक्स्ट, these are called fundamental rights because it is the most important part of Indian constitution, जैसे मैंने पहले ही बोला, and they are justiciable by court, enforceable by court. If any case it is get violated, it लिखा हुआ है violated, a person can approach to the court of law. This is very important. Okay, and the concept of fundamental rights has been taken from US. ये वाला जो चीज है आप लोगों को याद रखना। उसके बाद देखो फंडामेंटल राइट्स में हम लोग क्या बोले, आर्टिकल कहां से कहां है? आर्टिकल इट इज फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35। तो इसको लेकर हम लोग को थोड़ा बहुत पढ़ना है। तो आर्टिकल 12 में क्या लिखा गया है? देखो आर्टिकल 12 में बोला गया दैट इज डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट क्या होता है बेटा? जहां पर हम लोग रहते हैं। तो ये जो हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो इसका डेफिनेशन क्या है? अब देखो इसको अगर थोड़ा एनालाइज करते हैं तो हम लोग को पता चलेगा। डायरेक्टली क्वेश्चन देता है कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट कहां पर आता है, तो आंसर 12 होगा। तो इस स्टेट के अंडर में क्या आता है? स्टेट के अंडर में जो आता है एग्जीक्यूटिव आ जाता है, एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव क्या होता है? जैसे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव होता है, प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, कोई भी जो मिनिस्टर होता है। एग्जीक्यूटिव मतलब पीएम, प्राइम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, दीस आर द एग्जांपल ऑफ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। तो ये जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव आता है, ये स्टेट के अंडर में आता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि मैं अगर बोलूं भाई प्रेसिडेंट आ रहा है, कहां का प्रेसिडेंट, घर का प्रेसिडेंट या क्लब का प्रेसिडेंट, वो पता नहीं चलता है। लेकिन जब हम लोग बोलेंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तो मतलब इंडिया जो है इधर क्या हो गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज हो गया। सो इंडिया जो होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये इनका आइडेंटिफिकेशन बन गया। तो ये होता है स्टेट। तो मतलब कोई भी एग्जीक्यूटिव अगर होता है, अगर प्रेसिडेंट इंडिया का ना हो, अगर उसको हटा दिया जाए तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, कहां का प्रेसिडेंट पता नहीं चल रहा। तो मतलब इंडिया ये जो है स्टेट है, इसके अंदर में एग्जीक्यूटिव आता है, इसके अंदर में पार्लियामेंट आता है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हम लोग क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जैसे लोकसभा, राज्यसभा, कोई भी पार्लियामेंट में क्या होता है? कोई भी नया आईन बनता है। तो कोई भी जो नया आईन बनता है वो किसके रिस्पेक्ट में बनता है, किसके फेवर में बनता है? दैट इज
इन द फेवर ऑफ द कंट्री एंड फॉर द पीपल। तो मतलब ये जो अंडर आर्टिकल 12 जो होता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, इसके अंडर आ जाता है एग्जीक्यूटिव, इसके अंदर आ जाता है पार्लियामेंट। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कभी भी, या फिर ओनरशिप के बारे में अगर बात करते हैं, ओनरशिप जैसे होता है प्राइवेट होता है, पब्लिक होता है, पीएससी होता है, पब्लिक अंडरटेकिंग होता है, तो कोई भी ओनरशिप हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, मतलब चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, कोई भी ओनरशिप हो वो हमेशा स्टेट के अंडर में आता है। जैसे चाहे रिलायंस हो या फिर एयर इंडिया हो या फिर एलआईसी हो, ये हमेशा क्या आता है, स्टेट के अंडर में आता है, कोई भी स्टेट से बड़ा नहीं हो। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कंसेप्ट है, ये हम लोगों को मिलता है कहां से, आर्टिकल 12 से। जैसे एक क्वेश्चन जो है पीवीएसएल में पूछा गया था 2017 में, शायद ये वाला पूछा गया था, सीडीएस का एक क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। क्वेश्चन किया गया था एयर इंडिया कौन सा आर्टिकल में आता है। तो बच्चे लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गया, बोले एयर इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों आएगा भाई एयर इंडिया का मेंशन। तो बच्चे लोग भूल गए कि एयर इंडिया जो है, चाहे एयर इंडिया हो या रिलायंस हो, इंडिया मतलब वो स्टेट के अंडर में आता है। स्टेट अगर चाहे, गवर्नमेंट अगर चाहे तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो पब्लिक हो या फिर जो प्राइवेट कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, सबको क्या कर सकता है, स्टेट जो है कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो कंसेप्ट है कहां से लिया गया है, ये जो है आर्टिकल 12 से दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखो आर्टिकल 13। अब आर्टिकल 13 क्या बोला है, देखो इसका अगर आर्टिकल 13 में क्या है, तो है जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 13 में आता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, सपोज कोई एक्ट बना, कहां पर बनता है, पार्लियामेंट में बनता है। कोई एक्ट जो बनता है पार्लियामेंट में, अगर उस एक्ट को, इसको बहुत अच्छी तरह से सुनना, अगर पार्लियामेंट में कोई एक्ट बन रहा है, लेकिन जब भी पार्लियामेंट में कोई एक्ट बनता है तो सुप्रीम कोर्ट वो जो एक्ट बना है उसके ऊपर सेल्फ ऑब्जर्वेशन करता है। दिस इज द प्रोसेस, ओके, दिस इज द प्रोसेस। अगर कोई एक्ट बन रहा है, पार्लियामेंट में एक्ट बन गया, तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले वो जो एक्ट बना है उसके ऊपर सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं, करके देखते हैं जो नया एक्ट बना है उसके थ्रू जो आम लोग है उनका जो फंडामेंटल राइट्स है उसको कहीं पे छीन लिया गया है कि नहीं। मतलब कोई भी एक्ट बनता है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं और चेकआउट करता है कि नया एक्ट के थ्रू जो हम लोग का फंडामेंटल राइट्स है उसको कहीं पे अटैक, उस पे कहीं पे अटैक हुआ है कि नहीं। अगर वो होता है तो उस जो नया एक्ट बना है उसको जो है सुप्रीम कोर्ट जो है इनवैलिड जो है उसको घोषणा कर सकती है, ठीक है। तो इसको याद रखना, इसको होता है जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जब भी कोई नया एक्ट बनता है तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा उसके ऊपर सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट देखता है कि जो नया एक्ट बना है उसके थ्रू हम लोग का जो फंडामेंटल राइट्स और बेसिक जो राइट्स है उसको कहीं पे हैम्पर्ड किया गया है नहीं, या उसको कहीं पे जो है वायलेट किया गया है नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट को ये वाला लगता है कि नया जो आइन बना है इससे जो है फंडामेंटल राइट्स या जो बेसिक राइट्स जो दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में उसको कहीं पे भी हर्ट हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट जो नया एक्ट बना है उसको इनवैलिड घोषित कर सकती है, इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है अंडर आर्टिकल 13। इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। और ये जो जुडिशियल रिव्यू का जो कांसेप्ट है कहां से लिया गया है, यूएस, ठीक है। सो दिस इज द स्टेटमेंट, दिस इज द मेन थिंग अबाउट द आर्टिकल 13, ओके। नाउ मूव टू द अनदर पार्ट। सो अभी जो अगर देखते हैं, अगर हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था तो ओरिजिनली देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स। जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था तब किया था 7 फंडामेंटल राइट्स था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। लेकिन बाद में अभी जो है, अगर अभी का सिनेरियो पूछा गया तो देयर आर टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स, नाइट 6 फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जो है अभी है 6 है, पहले कितना था 7 था, अभी 6 हो गया। क्यों? क्योंकि बाय 44th अमेंडमेंट 1978 क्या कर दिया, राइट टू प्रॉपर्टी जो था इसको हटा लिया गया। देखो राइट टू प्रॉपर्टी पहले क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी जो था ये फंडामेंटल राइट्स था, लेकिन बाद में जो है बाय 44th अमेंडमेंट 1978 राइट टू प्रॉपर्टी जो था उसको फंडामेंटल राइट्स से हटा के आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। Now it is right to property is not no longer is fundamental rights, it is only a legal right now. Okay, so याद रखना है, पहले originally we have 7 fundamental rights, but by 44th amendment 1978 right to property was removed from fundamental rights and it is only a legal right now. So right now we are having 6 fundamental rights. Okay, तो देखो ये वाला बोला है जो 6 fundamental rights अभी है उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत बना देखो। राइट नाउ देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स, 6 फंडामेंटल राइट्स है। तो क्या क्या है इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है कि राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी आता है जो आर्टिकल कहां पर आता है 14 टू 18, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है राइट टू इक्वलिटी, ओके। उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम जो आर्टिकल 19 टू 22 आता है। उसके बाद आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन,
जो आर्टिकल 23 24 में आता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, देखो आर्टिकल 25 टू 28। उसके बाद आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स फॉर द माइनॉरिटीज, डेफिनेटली कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स फॉर द माइनॉरिटीज। ठीक है, माइनॉरिटीज जो है ये आर्टिकल 29 टू 30 एंड राइट लास्ट जो होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी जो आर्टिकल 32 में आता है। सो देयर आर टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स दैट हैज बीन इंक्रीज्ड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उसको बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टीज, इसको याद रखना। ठीक है, उसके बाद देखो आर्टिकल 14 आ रहा है। क्या है आर्टिकल 14 में? क्या बोला गया है आर्टिकल 14 में? बोला गया है, देखो क्या पढ़ते हैं हम लोग, इट इज अबाउट द, ये जो राइट आर्टिकल 14 जो आता है इसमें दो चीज बोला गया। क्या? एक तो होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, देखो लिखा हुआ है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दो चीज जो है आर्टिकल 14 में बोला गया, मतलब जो आइन होता है सबके लिए एक होता है, दैट इज इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये वाला जो कांसेप्ट कहां से लिया गया है? यूके और ब्रिटेन से लिया गया है। मतलब आइन सबके लिए एक होता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये इसका जो कंसेप्ट आ रहा है कहां से आ रहा है? तो इसको आप लोगों को याद रखना है। तो आइन जो होता है, लॉ जो होता है सबके लिए इक्वल होता है, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो ये होता है इसका जो कांसेप्ट है, ये कहां से लेकर ब्रिटेन में। कहां पर बोला गया? आर्टिकल 14। इक्वल प्रोटेक्शन क्या होता है? अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी इंसान या किसी भी कम्युनिटी के हो, वो कितना उसका इनकम है और वो क्या टैक्स पे कर रहा है, उसके बेसिस पे उसको कंजर्वेशन कर सकते हैं। मतलब मैं डिस्कस कर रहा हूँ इक्वल प्रोटेक्शन क्या होता है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब होता है कोई भी जो इंसान है या किसी कम्युनिटी को कितना इनकम कर रहा है और वो कितना टैक्स पे कर रहा है, उसके ऊपर बेस करके गवर्नमेंट चाहे तो उस इंसान या उस कम्युनिटी को रिजर्व कर सकते हैं, रिजर्वेशन में ले सकते हैं। जैसे अगर मैं हम लोग बोले एक एग्जांपल इक्वल प्रोटेक्शन का ले ले तो बीपीएल, बीपीएल जो होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन कौन होता है? जो इकोनॉमिकली डिप्रेस्ड होता है, इकोनॉमिकली जो डिप्राइव होता है, इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लासेस का होता है, तो इन लोगों को क्या दिया जाता है? स्पेशल रिजर्वेशन दिया जाता है। जो बीपीएल क्लासेस के लोग हैं, जैसे हम लोग बहुत सारे रिजर्वेशन सुनते हैं, एससी एसटी बहुत सारा सुनते हैं, लेकिन बीपीएल किस टाइप का रिजर्वेशन? बीपीएल वो लोग हैं जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे आता है, तो इन लोगों का इनकम जो है बहुत कम है, और इनकम अगर कम है तो ये लोग टैक्स भी कम पे करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ इनकम और टैक्स पेइंग द गवर्नमेंट कैन रिजर्व ए सर्टेन पर्सन और कम्युनिटी, इसको बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन। तो ये होता है बीपीएल। ठीक है, तो बीपीएल एक एग्जांपल हो गया। तो ये जो कांसेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन एंड इक्वलिटी, इसका जो कांसेप्ट है कहां से लिया गया? आर्टिकल 14 से लिया गया। उसके बाद देखो आर्टिकल 15 आ रहा है। सो आर्टिकल 15 में क्या होता है? आर्टिकल 15 इज अबाउट, इट स्टेट्स दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। इट स्टेटेड दैट नो citizen can be discriminated against on the basis of his or religion, race, caste, sex, place of birth, ये जो लिखा गया है। मतलब आप किसी भी जो है इंसान को आप उसके धर्म, उसका जाति, उसका जो रेस होता है, उसका जो कास्ट होता है या सेक्स, मतलब वो मेल है या फीमेल, और प्लेस ऑफ बर्थ, इसके ऊपर बेस करके क्या नहीं कर सकते हो आप? डिस्क्रिमिनेशन नहीं। तो गवर्नमेंट जो है किसी भी इंसान का वो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ, ये वाला जज करके उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। ये जो है कहां पर बोला गया? आर्टिकल 15 में बोला गया है। आर्टिकल 15 फर्दर एनहांस टू राइट टू इक्वलिटी बाय द प्रोवाइडिंग दैट एवरी सिटीजन शैल हैव इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस लाइक शॉप, रेस्टोरेंट, होटल्स, सिनेमा हॉल्स। मतलब हर इंसान जो है उसको इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए। किसी भी इंसान को आप क्या नहीं कर सकते? डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। वो शॉप, रेस्टोरेंट, होटल्स या सिनेमा हॉल में अगर जा रहा है तो उनको आप इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा। ये जो है कहां पर बोला गया? आर्टिकल 15 में बोला गया। एंड इट इज क्लियरली गिवन ए इंस्ट्रक्शन टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ये वाला आर्टिकल 15 में बोला गया। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन आर्टिकल 16। नाउ आर्टिकल 16 इज अबाउट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आर्टिकल 16 में क्या बोला गया? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में बोला गया। देखो, इक्वलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, देयर शैल बी equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or employment to any office under state। ठीक है, तो आर्टिकल 16 में बोला गया क्या? आर्टिकल 16 में बोला गया है कि हर इंसान जो है इसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए व्हेन इट इज अबाउट द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में। ठीक है, तो किसी भी इंसान जब उसको गवर्नमेंट
जब नौकरी के बारे में बोल रहा है तो उसका कास्ट क्या है, उसका रिलीजन क्या है, उसका सेक्स क्या है, उसके बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन आर्टिकल 70। तो आर्टिकल 70 इज अबाउट एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में बोला गया है। तो इसका जो कांसेप्ट है कहां से लिया गया है, दैट इज अनटचेबिलिटी एक्ट। अनटचेबिलिटी एक्ट, अनटचेबिलिटी एक्ट कहां से आता है, 1955। अनटचेबिलिटी एक्ट 1955, ठीक है। अनटचेबिलिटी एक्ट जो है इसके ऊपर बनाया गया है, मतलब अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबल जो होता है, अनटचेबिलिटी जो होता है उसको एबोलिश करना चाहिए। लेकिन अगर कोई इसको प्रैक्टिस करते तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगा, तो इसके लिए अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 बनाया गया है। अगर कोई अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते हैं तो ही विल बी आइदर बी इम्प्रिजन्ड और विल बी given the fine, we have to give the fine, तो उनको फाइन भरना पड़ेगा। तो ये आर्टिकल 17 में बोला गया। these are the all important articles, इसके बारे में आप लोगों को हमेशा पढ़ना है। नेक्स्ट आ जाइए आर्टिकल 18 जहां पर बोला गया एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ओके, तो एबोलिशन ऑफ टाइटल्स क्या होता है, पहले क्या होता था, पहले जमाने में जो राय बहादुर, सर, ऐसे बहुत सारे जो टाइटल लोग लेते थे, ठीक है, तो उसको आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 18 जो जितने भी पहले जो टाइटल वगैरह लोग कैरी करते थे, जैसे जो ब्रिटिश इंडिया में राय बहादुर लोग बोलते थे खुद को, या सर बोलते थे, तो इस टाइप का जो टाइटल है उसको एबोलिशन करने के बारे में बोला गया है आर्टिकल 18, ठीक है। इसको याद रखना है आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज इधर आप लोग को याद रखना है कि आर्टिकल 18(1) में एवं बोला गया है कि जो एबोलिशन ऑफ टाइटल, मतलब आप टाइटल नहीं कर सकते, लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन होता है मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल, मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल, मतलब जो मिलिट्री टाइटल होता है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे लोगों को मिलता है जनरल, जो कर्नल होता है, या जो जनरल होता है, तो ये जो मिलिट्री टाइटल होता है ये लोग ये वाला कैरी कर सकते हैं। या फिर एकेडमिक टाइटल कोई किसी को अगर जो पीएचडी सर होल्डर होता है तो वो वाला कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शन याद रखना है कि आप टाइटल जो है इसको कैरी नहीं कर सकते। एक्सेप्शन क्या होता है, मिलिट्री एंड एकेडमिक। और चीज याद रखना है कि ये जो अवार्ड होता है, मतलब आप टाइटल नहीं ले सकते लेकिन अवार्ड ले सकते हो। अवार्ड मतलब भारत रत्न जो होता है, भारत रत्न, भारत रत्न जो होता है, पद्म भूषण होता है, पद्म भूषण होता है, तो इस टाइप का जो अवार्ड होता है इसको जो है आप एक्सेप्ट कर सकते हो। मतलब गवर्नमेंट अगर आपको अवार्ड दे रहा है, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये जो अवार्ड दे रहा है, तो ये जो है गवर्नमेंट दे सकते हैं या आप ले सकते हो, क्योंकि ये टाइटल नहीं है, दीज आर अवार्ड्स। तो आपको याद रखना है एबोलिशन ऑफ टाइटल के बारे में कहां पर बोला गया है, आर्टिकल 18, जहां पर बोला गया कि आप कोई भी सर या राय बहादुर जो पहले टाइटल लेते थे उसको आप नहीं ले सकते। एक्सेप्शन क्या है, मिलिट्री और एकेडमिक, उसका जो टाइटल होता है वो कैरी कर सकते हो। और आर्टिकल 18 में बोला गया जो जिस टाइप का अवार्ड होता है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, इस टाइप का जो अवार्ड होता है इसको आप ले सकते हैं या गवर्नमेंट दे सकते हैं, क्योंकि ये अवार्ड होता है, ये कोई टाइटल नहीं होता है। दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी वेल। उसके बाद आ जाओ आर्टिकल 19 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, फ्रीडम ऑफ जो राइट टू फ्रीडम में आता है। तो ये जो आर्टिकल 19 है, इधर 6 जो है राइट्स आपको हम लोग को दिया गया है। तो अंडर द आर्टिकल 19 6 फंडामेंटल राइट्स हैव बीन सिक्योर्ड। वो क्या क्या होता है देखो, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ओके, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसके बाद होता है असेंबल, मतलब असेंबल करने का जो पावर होता है। उसके बाद एसोसिएशन, उसके बाद मूवमेंट, उसके बाद रेसिडेंट, उसके बाद प्रोफेशन। These are the 6 fundamental rights that has to be that has been guaranteed to our आर्टिकल 19। क्या बोला है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब हम लोग जो है अपना जो ओपिनियन है वो रख सकते हैं, अपना जो एक्सप्रेशन, मतलब हम लोग जो एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, मतलब अपना मन की जो बात है उसको हम लोग रख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ये जो होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। इसमें कुछ लिमिटेशन होता है, जैसे ऐसा नहीं कि हम सब कुछ बोल सकते हैं, कुछ लिमिटेशन होता है, बट दैट आर अनदर पार्ट। बट फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसकी वजह से जो होता है हम लोग क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी आता है तो हम उसको हम क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अंडर द आर्टिकल 91 स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसके बाद आता है असेंबल, मतलब यू कैन असेंबल। ये जो हम लोग क्या करते हैं, सोशल गैदरिंग करते हैं या पढ़ाई जहां पर होते हैं, इंस्टीट्यूशन में लोग आते हैं, बच्चे लोग आते हैं, तो इसको बोलते हैं क्या, असेंबल, ठीक है, असेंबली। तो हम लोग असेंबल कर सकते हैं, तो ये जो होता है असेंबल होता है। उसके बाद आता है एसोसिएशन, वी कैन फॉर्म एनी एसोसिएशन, ठीक है, हम लोग कोई भी जो है ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन को फॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद आता है मूवमेंट, ठीक है।
मूवमेंट हम लोग चाहे तो कहीं भी जा सकते हैं, द फैक्ट ऑफ मूवमेंट हम लोग कहीं भी, हालांकि देयर आर सम रेस्ट्रिक्शन, ऐसे नहीं कि हर जगह जा सकते हैं, बट गवर्नमेंट अगर चाहे तो हम लोग का जो फ्री मूवमेंट का जो प्रोविजन है इसको रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, बट स्टिल वी कैन मूव टू एनीवेयर। ठीक है, हम लोग जो है ऑर्डिनरी सिचुएशन में कहीं भी मूवमेंट कर सकते हैं, वी कैन रिसाइड ओवर एनीवेयर, हम लोग जो है कहीं पे भी हम लोग अपना जो घर बना सकते हैं। तो दीज आर द अपॉर्चुनिटी, दीज आर द राइट्स दैट हैज बीन सिक्योर्ड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद आ रहा है प्रोफेशन, वी कैन चूज एनी प्रोफेशन टू लीड आवर लाइवलीहुड। ठीक है, तो ये जो है आर्टिकल 19 में जो है 6 फंडामेंटल राइट्स इसको सिक्योर किया गया है, लेकिन हालांकि इधर बहुत सारा जो है एक्सेप्शन है, जैसे असेंबल हो सकता है, आप लोग जैसे मैंने बोला कि असेंबल हो सकता है लेकिन विदाउट वेपन्स होना चाहिए, मतलब यू हैव गिवन द अपॉर्चुनिटी टू गेट असेंबल बट विदाउट वेपन्स। उसके बाद देखो एसोसिएशन फॉर्म करने के बारे में बोला गया है, बट एसोसिएशन फॉर्म करके आप कोई भी जो है आप एंटी नेशनल जो एक्टिविटीज है उसको आप नहीं कर सकते, मूवमेंट आप कहीं पे भी मूवमेंट कर सकते हो, बट ऐसी कुछ जगह है जिसको गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, तो उधर आप नहीं जा सकते। रेसिडेंस आप चाहे कहीं पे भी जो है घर बना सकते हो, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे जगह है जो क्या है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब जो इलाका होता है उसके लिए कंजर्व है। जैसे आप लोग पहले इससे पहले आर्टिकल 370 सुने थे और 35A 35A के बारे में सुने थे, जहाँ पर कश्मीर में जो है कश्मीर वाला जो रीजन है वो कश्मीर लोगों के लिए वो क्या था, रिजर्व था, आर्टिकल 35A में आता है। तो ऐसे बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन है जो गवर्नमेंट अगर चाहे तो हम लोग के ऊपर इम्पोज कर सकते हैं। उसके बाद प्रोफेशन अगर आप चाहे तो हर चीज को आप प्रोफेशन नहीं बना सकते हो, जैसे गवर्नमेंट एग्जाम जो होता है अगर आप चाहे तो उसके लिए एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया बना के रखा है कि अगर आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है तो यू हैव टू बी एटलीस्ट एट द एज ऑफ 21, अगर आप हायर जो पोस्ट वाला बोलते हो तो 31 होना चाहिए, 21 होना चाहिए, या क्राइटेरिया सेट करके देखा है दिया है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर कुछ टेक्निकल लाइन वाला है तो कुछ क्राइटेरिया सेट करके देगा। मतलब ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन है जो जिसका क्राइटेरिया क्या होगा वो गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं। जैसे अगर हम लोग चाहते हैं तो अपने हिसाब से डॉक्टर नहीं बन सकते या लॉयर नहीं बन सकते, तो इसके लिए एंट्रेंस देना पड़ता है या फिर प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करना पड़ता है। तो मतलब हर जो इधर आर्टिकल 19 में हर जो अपॉर्चुनिटी या जो पावर दिया गया है जो उसको भी क्या किया गया है, रेस्ट्रिक्शन दिया गया है। अब फंडामेंटल राइट्स पढ़ते तो एक चीज आप लोगों को हमेशा याद में रखना चाहिए कि फंडामेंटल राइट इज नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, इट इज वेरी मच रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, दिस थिंग हैव टू बी रिमेंबर्ड। ओके, এরপর দেখো আর্টিকেল 20, আর্টিকেল 20 তে কি বলছে, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কি বলছে প্রোটেকশন উইথ রেসপেক্ট টু কনভিকশন ফর অফেন্সেস, অর্থাৎ যেসব ব্যক্তিরা मतलब जो लोग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है देखो आर्टिकल 20 में क्या बोला है, प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, मतलब जो लोग कन्विक्टेड है उसको भी क्या किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा राइट्स दिया गया है। मतलब जिसके ऊपर चार्जेस है, सपोज किसके ऊपर कन्विक्शन है कि ये जो है इस आरोप में आरोप है, इसके ऊपर अगर कन्विक्शन है, आरोप है, तो उसको भी क्या किया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उनको भी क्या किया गया, प्रोटेक्ट किया गया। अगर किसी इंसान के ऊपर अगर आरोप होता है तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसको जो है सबसे पहले आपको किसके सामने पेश करना होता है, वो तो होता है अगर आप इसको अरेस्ट कर रहे हो तो विद इन 24 आवर्स उसको मैजिस्ट्रेट के सामने लाना पड़ता है। या अगर आप किसी इंसान को अगर आप मतलब जिसको अगर कन्विक्शन मिल हो जाता है, जिसको आप अरेस्ट कर रहे हो, तो उसको अगर बाद में सजा मिलता है तो आप उसको डबल सजा नहीं दे सकते। मतलब अगर किसी ने चोरी किया है तो आइदर उसको आप जेल में भेजो या आप उसको नौकरी से निकालो, आप दोनों पनिशमेंट एक साथ नहीं दे सकता। आप उसको जेल में भी डाल दिया, पुलिस में जाकर जेल में भी डाल दिया, या फिर बाद में उनको नौकरी से निकाल दिया, ये दोनों चीज आप नहीं कर सकते। तो इस ऐसा बहुत सारा जो है जो अपॉर्चुनिटी या आप बोल सकते हो राइट्स जो है वो दिया गया है किसको, जो कन्विक्टेड है, जिनके ऊपर आरोप है उन लोगों, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप बोल सकते हो या देख सकते हो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो आरोपी है, जिनके ऊपर चार्जेस है, उसको भी बहुत सारा क्या किया गया है, अपॉर्चुनिटी दिया गया है। अगर किसी इंसान के ऊपर अगर चार्जेस लगाया जाता है, बाद में प्रूव होता है, तो उसको उस टाइम के जो आइन है उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, पनिशमेंट देना पड़ेगा। नया आइन बना के आप एक्स्ट्रा पनिशमेंट उनको नहीं दे सकते। तो ये जो है आर्टिकल 20 में बोला गया है। उसके बाद आर्टिकल 21 कहा था कि इसमें क्या था, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, जो हम लोग जो पर्सनल लिबर्टी मतलब हम किसके साथ बात करेंगे, किसके साथ घूमने जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पढ़ेंगे, ये हम लोग का जो है खुद का जो है
हम लोग का डिसीजन होता है, ये हम लोग का जो है पर्सनल लिबर्टी होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं पर्सनल लिबर्टी। मतलब कोई भी इंसान जो है क्या पढ़ेंगे, क्या खाएंगे, क्या देखेंगे, ये उनके खुद का डिसीजन होता है, पर्सनल लिबर्टी होता है। इसमें गवर्नमेंट कोई भी क्या नहीं कर सकता है, इंटरफेयर नहीं कर सकता है। या फिर राइट टू लाइफ, ठीक है, दो चीज आता है आर्टिकल 21 में, दो चीज आता है, राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी। हम हर इंसान जो है स्टेटस विद डिग्निटी जो है उनको जो है वो रहना है। तो हर इंसान अपने डिग्निटी के साथ वो क्या करते थे, वो लाइफ को लीड करते थे। तो इसको बोलते हैं राइट टू लाइफ। उसके बाद देखो आर्टिकल 21 ये आता है जहां पर एजुकेशन के बारे में बोला गया है, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब 6 to 14 इयर्स जो होता है, 6 to 14 इयर्स, ओके, मतलब 6 से 14 इयर्स के जो बच्चे लोग हैं, इन लोगों को जो एलिमेंट्री एजुकेशन है इसके बारे में बोला गया है। कहां पर 21 ए में। और ये जो पार्ट है इसको बाद में ऐड किया गया था 86 अमेंडमेंट 2002 में। ठीक है, इसको याद रखना है। 86 अमेंडमेंट 2002 में राइट टू एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, जो शायद 6 से 14 साल के बच्चे लोग होते हैं उन लोगों को ऐड किया गया था। इसको ये मैंडेटरी है, मतलब देना ही पड़ता है। अगर कोई जो बच्चा होता है 6 से 14 साल में उम्र का, उनको अगर एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं मिलता है तो वो डायरेक्ट हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। उसके बाद देखो आर्टिकल 22 आता है जहां पर बोला गया प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में बोला गया है। अगर किसी इंसान को अरेस्ट कर रहे हो तो आपको मतलब उनको बोलना पड़ेगा कि किस जुर्म में आप उसको अरेस्ट कर रहे हो, मतलब उनके ऊपर क्या चार्जेस है और क्या किस जुर्म में उनको अरेस्ट कर रहा है, ये आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप किसी को अरेस्ट कर रहे हो, जैसे मैं पहले बोला कि विदिन 24 आवर्स उनको क्या करना है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उनके सामने पेश करना होता है या पेश ही करना पड़ता है। तो इस टाइप का जो है अरेस्ट और डिटेंशन, इसके बारे में आर्टिकल 22 में बोला गया। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जो है आप लोगों को याद रखना है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन का आपका डिस्कस किया गया आर्टिकल 22 में। आर्टिकल 23 में क्या बोला गया है, आर्टिकल 23 में बोला गया है प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स। ट्रैफिक ह्यूमन बीइंग्स मतलब जो होता है, जो मानव पाचार होता है, मतलब जो ट्रैफिकिंग होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। ठीक है, फोर्स लेबर के बारे में बोला गया, मतलब अगर किसी को आप फोर्सफुली क्या नहीं कर सकते हो, अगर काम करने के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते हो, विदाउट विलिंग, किसी के विल नहीं है तो आप उसको फोर्स करके काम में आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। तो इसको बोलते हैं आर्टिकल 23। तो आर्टिकल 23 में क्या आता है, प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर। इसको लेकर जो डिस्कशन हुआ है कहां पर, आर्टिकल 23 में हुआ। ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद जब आर्टिकल 24 आता है जहां पर बोला गया प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज। मतलब 14 साल के नीचे, प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन मतलब 14 साल के नीचे बच्चे लोगों को आप हैजर्डियस जो काम होता है, हैजर्डियस वर्क जो होता है, हैजर्डियस वर्क मतलब लाइक माइनिंग, लाइक बिल्डिंग मटेरियल्स का जो काम होता है, या फिर जो केमिकल फैक्ट्री में जो काम होता है, ऐसे हैजर्डियस आप काम में उनको क्या नहीं कर सकते, एम्प्लॉय नहीं कर सकते। आर्टिकल 24 में इसके खिलाफ बोला गया। एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है 23, 24 ये आता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आता है जहां पर क्लियरली बोला गया है आर्टिकल 24 में कि आप 14 साल के नीचे बच्चे लोगों को जो हैजर्डियस वर्क होता है उसमें आप शामिल नहीं करा सकते हो। ओके, उसके बाद आता है क्या, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो हम लोगों को इससे पहले पढ़ा था 25 से 28 तक आता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो आर्टिकल 25 में क्या आ रहा है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। मतलब हम लोग जिस धर्म से बिलोंग करते हैं और जिस धर्म को हम लोग कॉन्शियसली मानते हैं, मतलब अपने मन से मानते हैं, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग फ्री प्रोफेशन, उसको हम लोग प्रोफेशन एज ए प्रोफेशन ले सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसका प्रचार भी कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब आर्टिकल 25 में बोला गया है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस और फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। जो रिलीजन को हम लोग मानते हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको एज ए प्रोफेशन ले सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसका प्रचार भी हम लोग कर सकते हैं। आर्टिकल 25 में इसको क्या किया गया है, इंश्योर किया गया है। आर्टिकल 26 में क्या बोला गया है, आर्टिकल 26 में बोला गया है कि द मैनेज ऑफ रिलीजियस अफेयर। ठीक है, फ्रीडम ऑफ मैनेजिंग रिलीजियस अफेयर, मतलब जो हम लोग का जो रिलीजियस अफेयर जो है उसको हम लोग धर्म के जो कस्टम्स है उसको मानने के लिए हम लोग वी कैन फॉर्म इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन क्या होता है, मतलब ये जो मंदिर मस्जिद या गिरजा वगैरह होता है इसको रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। तो मतलब पहले 25 में बोला गया कि हम लोग जिस धर्म से बिलोंग करते हैं उसको हम लोग प्रोफेशन ऐसे एज ए प्रोफेशन हम लोग उसको ले सकते हैं, उसका प्रोपागेशन कर सकते हैं। आर्टिकल 26 में बोला गया जो कस्टम
जो रिलीजियस कस्टम होता है उसको फॉलो करने के लिए हम लोग रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मतलब क्या होता है? रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मतलब हम लोग मंदिर मस्जिद इसको हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। आगे आर्टिकल 27 में क्या बोला गया? आर्टिकल 27 में बोला गया है कि फ्रीडम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ठीक है, नो रिलीजियस टैक्सेस इज नीड टू बी पेड ऑफ। मतलब हम लोग ऐसे कंट्री में मतलब रहते हैं जो क्या है, जो सेकुलर है। तो इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है आर्टिकल 27 जहाँ पे बोला गया है कि हम लोग को क्या नहीं करना पड़ता है, हम लोग को रिलीजियस टैक्स जो है उसको पे करना नहीं पड़ता। आर्टिकल 27 में ये वाला सिक्योर किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखो आर्टिकल 28 में क्या है? फ्रीडम टू अटेंडेंस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो होता है उधर जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूट में रिलीजियस जो कल्चर होता है, रिलीजियस जो कस्टम होता है उसको कैसे परफॉर्म किया जाता है उसके रिगार्डिंग कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। आर्टिकल 28 इज अबाउट द रिलीजियस कस्टम टू बी परफॉर्म एट द एजुकेशन इंस्टीट्यूट। मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूट में रिलीजियस कस्टम्स कैसे इसको परफॉर्म किया जा सकता है उसका मतलब उसका इंस्ट्रक्शन दिया गया आर्टिकल 28। जो पूरा जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, लाइक पूरा गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर जो होता है उधर कोई भी रिलीजियस एक्टिविटीज नहीं हो सकता। जो आधा गवर्नमेंट एजेंसीज होता है, क्वासी गवर्नमेंटल जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होता है उधर आप बाय कंडीशन आप क्या कर सकते हो, रिलीजियस जो कस्टम होता है उसको परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन जो पूरा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होता है, प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर होता है, उधर आप चाहे तो रिलीजियस परफॉर्मेंस कर सकते हो। तो मतलब जो गवर्नमेंट होता है उधर आप रिलीजियस परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हो, गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर होता है उधर आप रिलीजियस परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हो। जो क्वासी गवर्नमेंटल रिलीजियस जो क्वासी गवर्नमेंटल एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है उधर आप रिलीजियस परफॉर्मेंस बाय कंडीशन कर सकते हो। कुछ खेल बाय कंडीशन आपको ये वाला अलाउ किया गया है। और जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होता है, प्राइवेट एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, उधर आप चाहे तो रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है कहां पर मिलता है? आर्टिकल 28 में मिलता है। उसके बाद देखो आर्टिकल 29 एंड 30 ये जो है इट इज अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज इन केस ऑफ एजुकेशन एंड कल्चरल राइट्स। तो क्या होता है? देखो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज जो लोग हैं, इन लोगों का जो कल्चर है उसको जो प्रोटेक्ट करने की बात बोला गया है वो कहां पर बोला गया? 29। तो इट इज अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज इन केस ऑफ जो है कल्चरल जो राइट्स होते हैं उसको प्रोटेक्शन करने के बाद आर्टिकल 29 में बोला गया। आर्टिकल 30 में क्या बोला गया? दैट इज राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होता है उसको आपको कैसे इसको जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होता है उसको आप लोगों को कैसे माइनॉरिटीज के लिए जो होता है वो कैसे इसको मेंटेन कर सकते हैं, तो उसका इंस्ट्रक्शन आर्टिकल 30 में दिया गया है। जो माइनॉरिटीज है वो अगर चाहे अपना जो लोग का जो लैंग्वेज है उसको वो लोग प्रिजर्व कर सकते हैं और उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकते हैं। कहाँ पे बोला गया है? आर्टिकल 30, ठीक है। तो आर्टिकल 29 इज अबाउट द कल्चरल राइट्स फॉर माइनॉरिटीज, आर्टिकल 30 इज अबाउट एजुकेशनल राइट्स फॉर द माइनॉरिटीज। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स फॉर द माइनॉरिटीज कहाँ पर बोला गया है? आर्टिकल 29 एंड 30, ओके। उसके बाद देखो आर्टिकल 32 जो आता है ये क्या आता है? आर्टिकल 32 इज अबाउट रेमेडीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मतलब अगर कभी इस वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये जो पार्ट है आर्टिकल 32 इसको हार्ट एंड सोल बोला जाता है, ठीक है। दिस पार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट इन फंडामेंटल राइट्स। मतलब इधर जो है क्या मिल रहा है? रेमेडीज मिल रहा है। अगर कभी भी हम लोग का फंडामेंटल राइट्स हम लोगों से छीन लिया गया तो उसके बदले में हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग को क्या रेमेडीज मिल सकते हैं? उसके बारे में डिस्कस आर्टिकल 32 में किया गया है। तो इधर क्या बोला गया है? इसको जो है हार्ट एंड सोल बोले थे कौन? आर्टिकल 32 का हार्ट एंड सोल बोला गया था। किसने बोला था? बी आर अम्बेडकर जी ने बोला था। तो मतलब बोला गया है, देखो क्या बोला गया है? द राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। तो जैसे मैंने पहले ही बोला, अगर फंडामेंटल राइट्स को छीन लिया जाता है तो हम लोग कहां पर जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आर्टिकल 32 में बोला गया है। या फिर हम लोग हाई कोर्ट में जा सकते हैं, जैसे मैंने पहले ही बोला था फर्स्ट पार्ट में कि हम लोग हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। अगर कभी भी हम लोग का फंडामेंटल राइट्स छीन लिया गया तो हम लोग हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226। इसको जो है आप लोगों को याद रखना, ओके। सो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको हार्ट एंड सोल बोले थे किसने? बी आर अम्बेडकर। सो दिस इज ऑल वी हैव फॉर फंडामेंटल राइट्स। गो थ्रू दिस चैप्टर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। कोई भी एग्जाम हो इसके ऊपर तो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो रहता ही है, तो इसको बहुत अच्छी तरह से कवर अप करना है और समझना है, ओके। थैंक यू।